क्लास हमने ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो मॉलिक्यूल्स का था वो देखा था और बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा था जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट किया था। अब बच्चों हम आगे के टॉपिक में देखते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो पहले समझ लेते हैं कि होमोलॉगस सीरीज होता क्या है। ये होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सेम जनरल फॉर्मूला। ये ऐसी सीरीज है जिनमें हर पूरे मतलब जो सीरीज होगा उस सीरीज में जनरल फॉर्मूला थ्रू आउट द सीरीज क्या है, सेम रहेगा। मतलब हम एक ही जनरल फॉर्मूले से बाकी मेंबर्स को भी हम बना सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये होमोलॉगस सीरीज में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जो हम सीरीज बना रहे होते हैं तो कोई भी जो टू कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स है उनमें जो डिफरेंस मिलता है वो CH2 यूनिट का मिलेगा। हम पता लगा लेते हैं कि ये होमोलॉगस सीरीज है। इसी तरीके से जो सीरीज के सभी मेंबर्स है, चूंकि एक ही सीरीज के मेंबर्स बना रहे होते हैं तो उनका जनरल फॉर्मूला सेम मिलेगा, तो उनमें फंक्शनल ग्रुप भी क्या सेम होता है। अगर अल्कोहल की सीरीज है तो सभी में क्या है, अल्कोहल ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अगर वो एल्केन की सीरीज है तो सब में क्या है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड ही होगा। एल्कीन में क्या डबल बॉन्ड्स मिलेगा। इस तरीके से हम देखेंगे अभी एग्जांपल्स में। और सीरीज में क्या है, उनका चूंकि फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो जनरली उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम होता है। उसी फंक्शनल ग्रुप पर ही रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। होमोलॉग्स हैव डिफरेंट जो उनमें क्या मिलेगा, डिफरेंस जो होगा उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का होगा। डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज में किस वजह से क्या है, क्योंकि कार्बन का पार्ट बदलता रहता है, कार्बन के नंबर चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं, तो जैसे अगर हम एल्केन की सीरीज देखते हैं, एल्केन, तो एल्केन में अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n+2 जनरल फॉर्मूले को एल्केन की सीरीज फॉलो करती है। अब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है, n=1 रखने पर मिलता है। तो कार्बन की वैल्यू होगी 1 और 2n, 2+2 मतलब 4 हो गया, हमें मिला CH4। तो n=1 रखने पर एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर जो निकल कर आता है हमारे सामने, इसको बोलते हैं फर्स्ट होमोलॉग। तो मीथेन जिसका नाम है, मीथेन इज द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एल्केन सीरीज। इसी तरीके से अगर आप n=2 रखते हैं तो 2 मतलब C2 हो जाएगा, और 2 × 2 4 और +2 ऐड किया है मतलब 6 हो जाएगा, C2H6। तो C2H6 को हम कहते हैं दिस इज द सेकंड होमोलॉग। ये क्या है, सेकंड होमोलॉग है। ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमें मिला C3, और 3 × 2 6 + 2 8 मिला क्या हमें, C3H8। इसको हम कहते हैं दिस इज द थर्ड होमोलॉग। तो इस तरीके से हम आगे के मेंबर्स भी ऐसे बना सकते हैं, 4 5 6 रख के वैल्यू को इसके नेक्स्ट होमोलॉग भी बनाए जा सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि ऑल टू एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। तो एडजेसेंट अगर जैसे ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अगर यहां पर चेक करें तो इसमें जो डिफरेंस मिलता है कार्बन का 1 का, और हाइड्रोजन 4 से 6 हुए मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ पर CH2 का डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम कार्बन 2 और कार्बन 3 में यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर भी हमें देखने को डिफरेंस मिलता है क्या, CH2 यूनिट का। तो 2 मेंबर्स में जो एडजेसेंट मेंबर्स है उनमें डिफरेंस CH2 यूनिट का देखने को मिलता है। CH2 के अगर हम वेट की बात करें तो कार्बन के 12 और 2 हाइड्रोजन के 2 मतलब 14 यूनिट जो मास है, ये डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम बाकी सीरीज भी यहाँ पर बनाते हैं तो उनको भी देख लेते हैं, एल्केन के अलावा भी। जैसे हम एल्कीन को देखते हैं, एल्कीन, तो एल्कीन क्या है, CnH2n के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। जनरल फॉर्मूला एल्कीन का क्या है, CnH2n। अब हम एल्कीन में अगर चेक करें कि एल्कीन में अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं 1, ठीक है, तो ये CH2 बना। ये इसका फर्स्ट होमोलॉग नहीं है, क्योंकि एल्कीन जानते हैं एल्कीन कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्कीन में तो क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है। क्योंकि कार्बन अगर एक होगा तो डबल बॉन्ड हम नहीं बना सकते। तो फर्स्ट होमोलॉग एल्कीन का CH2 नहीं है, लेकिन n अगर 2 से स्टार्ट करें तो n=2 पर हमें मिलता है C2H4। तो C2H4 को हम कहेंगे ये क्या है, फर्स्ट होमोलॉग है, इसको फर्स्ट होमोलॉग कहा जाएगा। तो
एल्कीन का पहला होमोलॉग क्या है, C2H4 है। अब हम आप नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं n इक्वल टू 3 से, तो C3 क्या मिलेगा, H6 3 और 2 इंटू 3 6 मिलेगा। इसको हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, ये है सेकेंड होमोलॉग। इसी तरीके से n इक्वल टू 4 पर अगर बात करें तो C4 क्या मिलेगा बच्चों, H8, जिसको कहा जाएगा थर्ड होमोलॉग। तो इसको हम थर्ड होमोलॉग कहेंगे। अगर डिफरेंस की बात करें टू एडजेसेंट मेंबर में, तो यहां पर भी देख लो कार्बन 2 से 3 हुआ है, मतलब कार्बन 1 इंक्रीज हुआ है, और हाइड्रोजन 4 से 6 हुए हैं, हाइड्रोजन 2 इंक्रीज हो गए हैं। तो CH2 का डिफरेंस, सिमिलर डिफरेंस CH2 का यहां पर देखने को मिलता है 3 से 4 और 6 to 8। तो अगर हम फर्स्ट होमोलॉग की बात करें एल्कीन का, तो क्या नाम होगा बच्चों, इथीन। और इथीन से ही आगे हम नेक्स्ट होमोलॉग क्या है स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम एल्काइन में देखें तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन। अब एल्काइन में भी सिमिलर ट्रेंड नजर आता है, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, ठीक है। तो 2 से ही स्टार्ट होगा यहां पर भी एल्कीन के तरीके से। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 इंटू 2 4, 4 से 2 माइनस किया, मैंने हाइड्रोजन 2। ये क्या है, फर्स्ट होमोलॉग है, फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट होमोलॉग। इसी तरीके से n इक्वल्स टू 3 पर, तो C3H4 3 इंटू 2 6 माइनस 2 किया 4 मिला, दिस इज द सेकेंड होमोलॉग। इस तरीके से हम होमोलॉग बना सकते हैं। कुछ और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो बच्चों कुछ और एग्जांपल की बात करें अगर होमोलॉगस सीरीज में, जैसे लिखा है हमने होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की सीरीज में जनरल फॉर्मूला मिलता है हमें CnH2n+O। और अगर हम फर्स्ट होमोलॉग की बात करें तो मिथाइल अल्कोहल, n की वैल्यू 1 पर मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा इथाइल अल्कोहल, जो कि क्या है सेकेंड होमोलॉग। तो फर्स्ट और सेकेंड होमोलॉग में भी देखेंगे तो डिफरेंस हमें वही CH2 यूनिट का मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में क्या है, CnH2n और O होता है जनरल फॉर्मूला। पहला मेंबर n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, और नेक्स्ट मेंबर उसी के एक कार्बन को और बढ़ाते हुए चले जाएं तो नेक्स्ट मिल जाएगा सेकंड होमोलॉग, और भी बढ़ा दें तो थर्ड होमोलॉग मिल जाएगा। अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में और एल्डिहाइड में सेम ही जनरल फॉर्मूला है, C डबल बॉन्ड दोनों में ही होता है, CnH2n और O को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट होमोलॉग कीटोन का 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो n इक्वल्स टू 3 से मिलेगा हमें फर्स्ट होमोलॉग, क्योंकि कीटोन में C डबल बॉन्ड है और लेफ्ट और राइट में एक कार्बन का होना जरूरी है। तो कीटोन का जो फर्स्ट होमोलॉग है वो एसीटोन जिसको कहा जाता है, इसका नेम क्या है, एसीटोन है। और दिस इज द फर्स्ट होमोलॉग, और इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड होमोलॉग कहते हैं। एक कार्बन हमने और इंक्रीज करवा दिया। इसी तरीके से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो पहला होमोलॉग कार्बन 1 से स्टार्ट होता है, जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो ये n इक्वल्स टू 1 से मिल जाएगा। तो जो मेंबर्स मिलते हैं हम उतनी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर होमोलॉग बनाने के लिए, और नेक्स्ट एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, ये आपका सेकंड होमोलॉग मिल जाएगा। इस तरीके से अगर हम एमीन की बात करें तो एमीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+3 और n है, और ये आप n की वैल्यू पुट करके भी जनरल फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं। अगर पेपर में आता है कि CH3NH2 एमीन, पहला भी एमीन यही है, मिथाइल एमीन जिसको बोलते हैं, n इक्वल्स टू 1 रखने पर मिलता है। तो बोला अगर आपको पेपर में आता है कि फाइंड आउट जनरल फॉर्मूला फॉर एमीन्स, तो आप वैल्यू पुट करके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। सेकंड जो होमोलॉग है उसमें हम एक CH2 और इंक्रीज कर देंगे तो सेकंड होमोलॉग बन जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने, तो बच्चों अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, थोड़ा क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जानते हैं कि साइक्लिक भी होता है, ओपन चेन के कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या है, हेट्रोसाइक्लिक भी होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। तो थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कैसा कंपाउंड साइक्लिक है, ओपन चेन का है, किस तरीके से है। तो अगर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो ओपन चेन और दूसरा है क्लोज्ड चेन जो कि साइक्लिक कहलाता है। ओपन चेन को हम असाइक्लिक बोलते हैं। ओपन चेन का मतलब सिर्फ हमें कार्बन की स्ट्रेट चेन देखने को मिला करेगी, और जो साइक्लिक होगा तो साइक्लिक मतलब कार्बन इस तरीके से हमें ऐसे दिखेगा,
साइक्लिक, साइक्लिक मतलब रिंग के फॉर्म में होगा, और रिंग की हम शुरुआत करते हैं 3 कार्बन से, या रिंग की शुरुआत 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आगे कुछ भी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब साइक्लिक मतलब रहेगा क्लोज्ड, मतलब क्या है, रिंग वाला कंपाउंड है, बंद रहेगा इस तरीके से। अब अगर हम ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन में हाइड्रोकार्बन और ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें हम इसको क्या है, क्लासिफाई करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, जिसमें क्लासिफिकेशन आता है सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड में हम क्या पढ़ते हैं, एल्केन पढ़ते हैं। तो सैचुरेटेड में हम एल्केन पढ़ते हैं, और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उसमें हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो एल्केन है सैचुरेशन मतलब उनमें क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिला करेगा, तो जो एल्कीन है उनमें हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड कार्बन, और जो अल्काइन होते हैं, अल्काइन कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो YNE का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अगर ENE आ रहा है तो मतलब हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, और ANE आ रहा है तो क्या है, सिंगल बॉन्ड मिलता है। अगर हम इन्हीं में जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एल्केन को हम CnH2n+2 के जनरल फॉर्मूले से लिखते हैं। जो एल्कीन होता है यहाँ पर जनरल फॉर्मूला CnH2n चलता है, और जो अल्काइन होंगे इनके लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 चलता है। इस तरीके से अगर इसमें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो जिसमें जो कंपाउंड्स हैं, मतलब ओपन चेन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जो कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमने लिखा CH3 CH2OH, ये ओपन चेन का कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर OH प्रेजेंट है, हम लिख सकते हैं इसे CH3 CHO है, या CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, CH3 NO2 है, CH3 NH2 है। तो ऐसा कोई भी ओपन चेन का कंपाउंड जिसमें क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो भी इसी कैटेगरी में हम इनको लिख सकते हैं। फिर अगर हम क्लोज्ड की बात करें जिसमें रिंग मिलेगा, और रिंग वाले पार्ट में क्या है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दो वाले पार्ट है। मतलब रिंग में क्या है कि इस तरीके से कार्बन का रिंग हो सकता है, यह रिंग में जैसे कार्बन के अलावा रिंग का पार्ट जैसे ऑक्सीजन है या ऐसा नाइट्रोजन है, वो भी रिंग का पार्ट बन सकता है, ठीक है। बॉन्ड वगैरह कैसे भी हो सकते हैं इसमें। तो होमोसाइक्लिक का मतलब होता है ऐसा कार्बन का जो रिंग बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन एटम ही रिंग का पार्ट रहेंगे, उसमें है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब बच्चों ध्यान रखना है एलिफेटिक साइक्लिक, और यहाँ पर लिखा असाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है। इन दो वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। असाइक्लिक मतलब जो ओपन चेन का जो साइक्लिक नहीं है, और एलिसाइक्लिक का मतलब है जो एलिफेटिक और साइक्लिक है, इसमें कार्बन और होमोसाइक्लिक हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें मतलब कार्बन का पार्ट है, इसमें सिर्फ कार्बन की रिंग बन रही होगी। 3 कार्बन से बना सकते हैं, 4 कार्बन की बना सकते हैं, 5 कार्बन की रिंग बना सकते हैं, हम 6 कार्बन की रिंग बना सकते हैं। इस तरीके से अगर रिंग बना रहे होंगे हम, तो ये होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक आता है जो कि एलिफेटिक साइक्लिक है। अब इसमें एक कैटेगरी एरोमेटिक की आती है। तो एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने का तरीका क्या है, हमें अल्टरनेट अरेंजमेंट में सिंगल और डबल बॉन्ड मिलेगा। हम वैसे भी आगे जाकर के जीओसी में डिटेल में पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड वगैरह कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी फिलहाल हमें जो देखने की जरूरत है कि जो सबसे जो छोटा सा एग्जांपल है वो बेंजीन है, और बेंजीन में क्या अल्टरनेट मतलब डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, डबल, सिंगल, अल्टरनेट अरेंजमेंट दिखता है। तो अगर हमें बेंजीन दिख जा रहा है, मतलब इस तरीके का रिंग दिख रहा है, तो ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। इससे बने हुए जो दूसरे एग्जांपल है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने ये इसको बना दिया है ना, इस तरीके के एग्जांपल, इसको तो हम बेंजीन कहते हैं, बेंजीन, ठीक है। नेमिंग में तो हम आगे सीखेंगे ही। और जैसे ये 2 रिंग आपस में रिलेटेड है, तो मतलब क्या बेंजीन जैसा पार्ट दिख रहा है, तो वो क्या है, एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगर देखें हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक में क्या है कि रिंग हैविंग एटलीस्ट 1 हेट्रोएटम, मतलब होमोसाइक्लिक में क्या सिर्फ कार्बन रिंग का पार्ट होगा, और हेट्रोसाइक्लिक के केस में जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसे एटम रिंग का पार्ट बनते हैं। उसकी भी 2 कैटेगरी है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जैसे यहाँ पर डिवाइड किया था। अब रिंग अगर हेट्रोएटम रिंग का पार्ट है, हम जिसे देख रहे हैं यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है, लेकिन रिंग में क्या ऑक्सीजन एक रिंग का मेंबर है, बाकी कार्बन है। ऐसे आप 4 मेंबर की रिंग बना सकते हो, ऐसे हम क्या है 5 की रिंग बना सकते हैं, ठीक है, 6 की रिंग बना सकते हैं। हेट्रोएटम एक से ज्यादा भी हम रिंग में रख सकते हैं। तो कैसा भी अरेंजमेंट होगा, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है तो हेट्रोएटम रिंग का पार्ट रहा होगा, ठीक है।
हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस तरीके से, हेटेरोएटम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह कुछ भी ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। अगर इसी में एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिसिटी चूंकि डिटेल में हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर भी उसी तरीके से देखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन और अंदर क्या है, डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट लिखा हुआ है, ये इस कैटेगरी में आता है। हमने ऐसा लिखा है यहाँ पर सल्फर, कुछ ऐसा अरेंजमेंट लिखा हुआ है। हमने एक ऐसी रिंग बना दी, तो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है इस तरीके से अल्टरनेट अरेंजमेंट है, और हेटेरोएटम अगर रिंग का पार्ट है तो वो हम उसको बता सकते हैं ये एरोमेटिक में हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में आते हैं। क्या है कि हमने नोमेनक्लेचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक कॉमन नेम्स जिसको ट्रिवियल सिस्टम कहा जाता है, दूसरा है डिराइव्ड नेम्स, और तो तीसरा पार्ट आता है IUPAC नेम्स। IUPAC नेम तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में कॉमन नेम्स और जो डिराइव्ड नेम्स है इनकी भी हमें जरूरत पड़ती है। तो कॉमन नेम्स का क्या सिस्टम है, डिराइव्ड नेम का क्या सिस्टम है, और IUPAC में मतलब जो हम नेमिंग कॉमन नेम्स या डिराइव्ड नेम्स जो होते हैं उनसे हम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी जगह पर हम क्या है IUPAC नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर को सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर कहा जाता है। इस IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले हम स्टडी करते हैं कॉमन नेम्स के बारे में कि कॉमन नेम्स कैसे बनाए जाते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, तो देखते हैं। तो कॉमन नेम्स में अगर हम बात करें, कुछ सोर्स के बेसिस पर कुछ कंपाउंड्स के नेम को लिखा गया है। जैसे अगर हम कंपाउंड की बात करें, जैसे मीथेन है, तो मीथेन को CH4 है, इसको मार्स गैस कहा जाता है। तो सोर्स क्या, मार्सी प्लेसेस की वजह से इसको हम मार्स गैस कहते हैं। जैसे CH3OH है, तो CH3OH को वुड स्प्रिट कहते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से हमें मिलता है। इसी तरीके से अगर हम CH3CH2OH की बात करें तो इसको हम कहते हैं ग्रेन अल्कोहल, क्योंकि ग्रेन इसका सोर्स है। तो सोर्स के बेसिस पर ही इसके हमने नेम को यहाँ पर क्या है बनाया है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें कि NH2CONH2, ये क्या है, यूरिया है, और यूरिया यूरिन से बनता है इसलिए उसका नाम यूरिया पड़ा हुआ है। HCOOH की बात करें तो ये क्या है, फॉर्मिका। फॉर्मिका जो रेड एंड्स होती है उनमें पाया जाता है, इसी से इसका नाम पड़ गया है फॉर्मिक एसिड। और आगे देखते हैं तो CH3COOH को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ये एसिटम जो विनेगर है उससे डिराइव किया गया है। जैसे COOH जो कि ऑक्सैलिक एसिड कहलाता है, ये ऑक्सैलिस प्लांट जो होते हैं उनसे ये बनता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड जैसे है, तो लैक्टिक एसिड जो लैक्टम है, लैक्टम मतलब मिल्क में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड पड़ा है। इसी तरीके से ब्यूटाइलिक एसिड जो है बटर में मिलता है, और जो टार्टरिक एसिड है ये टैमरिंड इसका सोर्स है, उसी से नाम पड़ गया है इसका टार्टरिक एसिड। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जैसे मैलिक एसिड है, तो मैलम एप्पल में पाया जाता है, उसकी वजह से इसका जो नेम है वो क्या है, मैलिक एसिड पड़ा। सिट्रिक एसिड जो सिट्रॉन है, सिट्रस फ्रूट्स है, उसमें पाया जाता है, इसकी वजह से ऐसे स्ट्रक्चर को क्या है, हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। तो कॉमन नेम्स में जो सोर्स के बेसिस पर हम उसको डिराइव करते हैं वो ये हैं। फिर कॉमन नेम्स में नेक्स्ट है जो कॉमन नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं वो सिस्टम भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हमने इसको क्या किया है, 2 पार्ट में इसको हमने क्लासीफाई किया है। एक सिस्टम 1 है, जिसमें सिस्टम 1 में अगर हम नेमिंग की बात करें तो यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रीफिक्स का और सफिक्स का, ठीक है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स को मिला करके हम कॉमन नेम तैयार करते हैं, ठीक है। जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। प्रीफिक्स क्या है, जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल हैं जिनको हमने पढ़ा था उनसे बनाते हैं, और सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में भी देखा था। तो प्रीफिक्स और सफिक्स को मिला करके हम यहाँ पर कॉमन नेम तैयार करते हैं। तो एक बार फंक्शनल ग्रुप में जो सफिक्स है जो पढ़ा था उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम SO3H ग्रुप लाते हैं तो SO3H ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सल्फोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो SO3H क्या है, सल्फोनिक एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। OH अल्कोहल होता है, SH को हम थायो अल्कोहल बोलते हैं, सल्फर आने से थायो हम यूज करते हैं। अब NH2 है, NH2, NH या N, ये तीनों ही एमीन है क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन है, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ईथर बोलते हैं। सल्फर है, थायो ईथर कहा जाता है।
X जो है हैलाइड के नाम से जाना जाता है, C डबल बॉन्ड वो कीटोन का है, CN साइनाइड होता है और NC को हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, आइसोसाइनाइड कार्बन और नाइट्रोजन के तरफ से अगर कोई कनेक्टिविटी है तो वो साइनाइड कहलाता है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो हमने यूज किया है ये तो CH3 CH और CH3, तो ये ग्रुप क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीफिक्स बन गया और SO3H क्या है, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो अगर हम नेम यहाँ पर मिला देते हैं तो आइसोप्रोपाइल सल्फोनिक एसिड यहाँ पर ये नेम तैयार हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर इस ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप को हमने कॉमन नेमिंग में देखा था, जो हाइड्रोकार्बन के जो रेडिकल्स थे उसकी नेमिंग में देखा था, जिसको हम कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटाइल में हमने क्या है, OH लगा दिया, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम पड़ गया। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसका इथाइल मिथाइल ईथर, चूंकि ये ऑक्सीजन ईथर को रिप्रेजेंट करता है, एक तरफ इथाइल है दूसरी तरफ मिथाइल है, तो इथाइल अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल अल्काइल ग्रुप है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जो पहले आएगा उसको पहले लिखा जाता है, तो ये पहले होगा तो इसलिए हम इसको मिथाइल लिखते हैं। M बाद में आता है, इस वजह से इसको हम इथाइल फिर मिथाइल और इथर लिखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर E और M से लिखा जाता है। फिर कुछ और जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH और Br, मान लो इस तरीके का कंपाउंड है, इसका नेम लिखना है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप क्या है, एलाइल है, एलाइल नहीं बच्चों विनाइल है, ठीक है। ये क्या है, विनाइल ग्रुप है और विनाइल में हमने क्या है, ब्रोमीन लगा दिया हुआ है, तो विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। Br क्या है, हेलोजन है, इसको हम हैलाइड कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 Br इस तरीके से लिखते हैं, तो चूंकि इस ग्रुप का कॉमन नेम क्या है, एलाइल है, ये एलाइल और ब्रोमीन लगा हुआ है तो एलाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ हम दूसरा जो सफिक्स है वो लगा सकते हैं, उसके साथ हम इसके नेम को क्या है लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये लिखा है C2H5 C2H5 और C2H5 तीन बार आया है, तीन बार आने की वजह से इसको लिखेंगे ट्राई। C2H5 क्या होता है, इथाइल, और N चूंकि ये 3 डिग्री का एमीन है, ये एमीन कहलाता है, ये क्या है, ट्राइथाइल एमीन। अब हमने यहाँ भी देखा था इस ग्रुप को बेंजाइल कहते हैं, तो बेंजाइल में अगर ब्रोमीन लगा दिया तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, ये कीटोन है, एक तरफ ग्रुप हमने आइसोप्रोपाइल लगाया हुआ है और एक तरफ ग्रुप क्या है, हमने मिथाइल लगाया हुआ है। अल्फाबेट के हिसाब से I पहले आता है, तो आइसोप्रोपाइल फिर मिथाइल, चूंकि C डबल बॉन्ड वो है कीटोन को रिप्रेजेंट करता है, इसका नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। इसी तरीके से अगर हम CH3NC की बात करें तो CH3 ग्रुप क्या है, मिथाइल है, और NC को हम आइसोसाइनाइड कहते हैं, तो इसका नेम बन जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। फिर हम बाकी एग्जांपल्स को भी ऐसे देख सकते हैं। ये जो ग्रुप है इसको हम बेंजल कहते हैं, बेंजल, और इसमें क्या लगाया हुआ है, साइनाइड, इसका नेम हो जाएगा बेंजल साइनाइड। और अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे CH2 है, तो यहाँ पर हमने देखा था ये ट्राइमिथाइलिन है, तो CH2 को 3 बार रिपीट कर रहे हैं, ट्राइमिथाइलिन क्लोराइड कहा जाता है। और अगर देखें यहाँ पर कीटोन की बात करें तो CH3 और CH3 डाइमिथाइल कीटोन, जिसको एसीटोन भी कहा जाता है, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब नेमिंग की कॉमन नेमिंग का जो सिस्टम 2 है, कॉमन नेम में सिस्टम 2 की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि कॉमन नेम किसी कंपाउंड के कैसे बनते हैं। जैसे एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एसिटिक एसिड होता है एसिड में। अगर हम सिस्टम 2 की बात करें तो सिस्टम 2 में क्या है कि कॉमन नेम नेमिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन भी होता है उनको कैसे रीड किया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन 1 है तो कार्बन 1 को हम फॉर्म कहते हैं, कार्बन 2 होगा तो एसिड कहते हैं, कार्बन 3 को हम प्रोपियोन पढ़ते हैं,
कार्बन अगर 4 है तो ब्यूटाइल कहा जाता है, और कार्बन 5 को क्या है, हम वेलर कहते हैं। अब इसके साथ कुछ सफिक्स है जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ आते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स। अगर COOH है तो COOH को हम क्या है, इक एसिड बोलते हैं, और C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप इस तरीके से लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O। तो ऐसे ग्रुप को हम इक एनहाइड्राइड कहते हैं, ऐसे ग्रुप को हम इक एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से COOR ये एस्टर का ग्रुप है, इसको पढ़ा जाता है इस तरीके से पढ़ा जाता है, R वाले पार्ट को पहले लिखते हैं अल्काइल, और डैश 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 को कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 8। तो यहाँ पर मिथेनोएट, इथेनोएट वगैरह हम लिख सकते हैं, इससे फॉर्मेट है, एसीटेट है, कार्बन के नंबर आएंगे यहाँ पर। फिर जो COX है, COX को इल हैलाइड बोलते हैं, X हैलाइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो सकता है। CONH2 ग्रुप को हम अमाइड कहते हैं, CHO ग्रुप को एल्डिहाइड कहते हैं, CN को O नाइट्राइल कहते हैं, और जो NC आता है उसको बोलते हैं O आइसोनाइट्राइल। अगर हम यहाँ पर एक एक करके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कि जैसे हमने लिखा है, यहाँ पर लिखते हैं हम HCHO, इस तरीके का कंपाउंड है, और इसका कॉमन नेम क्या है, तो हम H, चूंकि कार्बन यहाँ पर 1 है, 1 कार्बन को हम फॉर्म लिखते हैं, प्लस CHO ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पर कंबाइन कर दें तो इसका नेम बन जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसके कॉमन नेम को लिखा। अगर इसी तरीके से हम CH3 CHO को लिखते हैं, और इसका कॉमन नेम अगर देखना चाहें क्या होगा, तो चूंकि कार्बन यहाँ पर कितने दिख रहे हैं बच्चों, 2 है, और 2 कार्बन को एसिड कहते हैं, और CHO ग्रुप है, इसका सफिक्स क्या है, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कहा जाएगा इसको, ये एसिटल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से हम आगे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO। अब चूंकि कार्बन यहाँ पर 3 आ गए, तो 3 कार्बन को प्रोपियोन कहते हैं, प्रोपियोन, और CHO ग्रुप लगा हुआ है, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, ये बन जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा है HCOOH, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को फॉर्म लिखते हैं, और COOH का इक एसिड है, तो फॉर्म प्लस इक एसिड कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड। और भी हम देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, चूंकि बच्चों यहाँ पर 2 कार्बन आ चुके हैं, तो 2 कार्बन को हम एसिड कहते हैं, प्लस COOH क्या है, ये इक एसिड है। अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो नेम मिल जाएगा हमें एसिटिक एसिड। तो कॉमन नेम में सिस्टम देख रहे हैं, कार्बन के नंबर प्लस जो सफिक्स है उसको मिला करके कंबाइन करके हम कंप्लीट नेम को क्या है यहाँ पर बता सकते हैं। अगर इसी तरीके से यहाँ पर बात करें तो CH3 COCl है, तो अगर हम यहाँ पर CH3 COCl को देखते हैं तो कार्बन कितने बच्चों दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर 2 है, 2 कार्बन है एसिड, और जो COCl होता है इसको इल हैलाइड बोलते हैं, इल, और हैलाइड की जगह यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्लोराइड। इसका कंप्लीट नेम क्या बन जाएगा बच्चों, एसिटिल क्लोराइड। तो कॉमन नेम में आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा किस तरीके से लिखा जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखें कि टोटल 4 कार्बन है और आइसो ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, और CHO क्या है, एल्डिहाइड है। इसी तरीके से ये टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन को वेलर कहा जाता है, और ये कॉमन ग्रुप नियो वाला ग्रुप है जो कि कॉमन नेमिंग में हमने डिराइव किया था, इसको बोलते हैं नियो वेलर, और CONH2 क्या है, अमाइड कहते हैं। कुछ नेमिंग और देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये ग्रुप क्या है, ये इक एनहाइड्राइड कहलाता है। इस तरीके के ग्रुप को बोलते हैं इक, ये इक एनहाइड्राइड है। और एनहाइड्राइड में क्या है, चूंकि पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट क्या एग्जैक्टली सेम होता है,
तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या सेम है, हम आधा नेम लिखते हैं यहाँ से, ये कार्बन 2 है, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिड प्लस इक एनहाइड्राइड अगर कंबाइन करते हैं तो नेम बन जाता है क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो 2 कार्बन ये सिमेट्रिक माना जाता है, मतलब क्या, पूरे को एक जैसे हम रीड करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल दें। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पर एक प्रीफिक्स एक्राइल को यूज करते हैं और एक प्रीफिक्स क्या है, क्रोटोन को यूज करते हैं। तो एक्राइल का मतलब होता है, हमने क्या किया, अगर हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक है, और डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इस तरीके से, तो इस प्रीफिक्स को एक्राइल कहा जाता है। ठीक है, अगर 4 कार्बन है और हमने एक डबल बॉन्ड लगाया, 4 कार्बन विद 1 डबल बॉन्ड, ऐसे प्रीफिक्स को हम क्रोटोन कहते हैं। तो कुछ स्पेशल पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर देखें तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कहा जाता है कि सेकंड नंबर पर होना चाहिए। तो ये 1 और ये 2 सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और टोटल कार्बन हमारे पास कितने, 3। तो 3 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन सेकंड पोजीशन, हम उसको बोलते हैं एक्राइल। ये प्रीफिक्स एक्राइल यूज करेंगे, क्योंकि COOH है, COOH को इक एसिड बोलते हैं, इसका नेम बन जाएगा एक्राइलिक एसिड। इसी तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH-CHO, कार्बन अभी भी 3 है एंड डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 है, और CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड कहा जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं CONH2 को अमाइड बोलते हैं, और ये ग्रुप क्या है, एक्राइल है, एक्राइल अमाइड इसका नेम पड़ जाएगा। फिर आगे बात करें तो क्रोटोन प्रीफिक्स यूज करते हैं अगर 3 कार्बन हैं हमारे पास, कंपाउंड हैविंग टोटल 4 कार्बन एंड डबल बॉन्ड का पोजीशन सेकंड नंबर पर है, तो प्रीफिक्स क्रोटोन का यूज किया था। उसी तरीके से नेमिंग चलेगा 1 2, तो 1 डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है और ये सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो टोटल कार्बन हमारे पास 4 है, तो क्रोटोनिक एसिड कहते हैं। इस तरीके से ये क्रोटोन एल्डिहाइड, CHO ग्रुप को एल्डिहाइड कहा जाता है। CH3CH डबल बॉन्ड CH COCl है आपका इल हैलाइड, चूंकि 4 कार्बन है, 1 डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड नंबर पर है, इसको बोलते हैं क्रोटोनिल क्लोराइड। इसी तरीके से बच्चों एक प्रीफिक्स पायरू भी यूज किया जाता है, तो पायरू के लिए आपको क्या देखना है, CH3C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप चाहिए, ऐसे प्रीफिक्स को पायरू हम कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें ठीक है, तो पायरूफ वाले केस में क्या है कि जैसे लिखा है CH3C डबल बॉन्ड O COOH, ये क्या है, पायरूफ कहलाएगा, ये पायरूफ है, और COOH क्या है, इक एसिड है, तो इसका कंप्लीट नेम बन जाएगा पायरुविक एसिड। आप समझ में आ रहा होगा बात। इसी तरीके से यहाँ पर हमने लिखा है CH3C डबल बॉन्ड O CHO, ये पायरूफ, और जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, इसका नेम बन जाएगा पायरूफ एल्डिहाइड। इसी तरीके से हम बाकी जगह पर देख सकते हैं पायरूवामाइड वगैरह एंड पायरुविल ब्रोमाइड। अब दूसरी बात आती है कि कॉमन नेमिंग में हमने फंक्शनल ग्रुप के साथ सिस्टम 1 और 2 देखा, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या हम दोनों ही तरीके के सिस्टम को यूज करते हैं। तो साइनाइड के साथ जैसे अगर हम देखें तो NC है, O आइसोनाइट्राइल कहा जाता है, और इसको हम आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। इसमें हम टोटल कार्बन जो है यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो टोटल कार्बन काउंट कर भी सकते हैं और काउंट नहीं भी कर सकते हैं। तो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 जो नेमिंग का था हम दोनों ही यूज करते हैं। अगर हम कार्बन को काउंट करें तो 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन ग्रुप चूंकि आइसो वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो आइसोब्यूटाइल और आइसोनाइट्राइल इसको हम रीड करते हैं। अगर हम कार्बन को काउंट ना करें तो NC को हम आइसोसाइनाइड कहते हैं, और ये ग्रुप क्या है, आइसोप्रोपाइल है, इसका नेम बन जाएगा आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। अगर हम इसी चीज को साइनाइड में देखें तो CH3 के साथ जो ग्रुप है वो आइसोप्रोपाइल है और साइनाइड, तो आइसोप्रोपाइल साइनाइड सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग। अगर सिस्टम 2 में देखें तो कार्बन को काउंट करते हैं और हम उसको बोलते हैं O नाइट्राइल
तो ये टोटल 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम ब्यूटाइल बोलते हैं, क्योंकि ग्रुप क्या है, आइसो ग्रुप लगा हुआ है, तो आइसो ब्यूटाइल ओ नाइट्राइल कहा जाएगा इसको। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, तो CH2 डबल बॉन्ड CH जो है ना, ये ग्रुप विनाइल भी होता है, तो विनाइल साइनाइड के नाम से जाना जाएगा। और चूंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 और 2 और 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड है, तो हम इसको एक्राइल भी पढ़ते हैं, एक्राइल ओ नाइट्राइल, ठीक है, ओ नाइट्राइल साइनाइड को कहा जाता है, तो एक्राइल ओ नाइट्राइल रीड करेंगे। इसी तरीके से हम आइसोसाइनाइड वाले केस को भी हम बता सकते हैं। अब कॉमन नेमिंग में कुछ जो एल्कीन्स हैं उनके नेम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम एल्कीन की एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम उनको नेम लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 कार्बन है और 4 कार्बन में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड हम इसको अल्फा बीटा गामा से ऐसे लिख सकते हैं। तो डबल बॉन्ड अल्फा से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि कार्बन 4 है तो इसको, और डबल बॉन्ड है तो ये ब्यूटाइलिन कहा जाएगा, ब्यूटाइलिन। और डबल बॉन्ड क्या है, पहले ही नंबर पर है, डबल बॉन्ड के कार्बन को यहाँ पर अल्फा लिखा गया है, इसको अल्फा ब्यूटाइलिन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से जाएं तो अल्फा और बीटा, तो बीटा पर डबल बॉन्ड मिला हमें, तो इसको हम ब्यूटाइलिन कहेंगे, तो 1 2 3 4 कार्बन है। अब अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये अल्फा है, और इस तरफ से भी गए तो भी क्या है, ये अल्फा है। ये इसको हम सिर्फ प्रोपीन ही कह देते हैं, यहाँ पर अल्फा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन 4 है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम क्या है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखने पहले नंबर पर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो इस केस में हमें अल्फा और बीटा लिखना जरूरी है, क्योंकि ब्यूटाइलिन तो दोनों ही है। और अल्फा और बीटा से हमें ये पता चलता है कि डबल बॉन्ड अल्फा मतलब पहले ही कार्बन पर है, और बीटा का मतलब क्या, वो सेकंड कार्बन पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अल्फा या बीटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड जब भी होगा ये एक ही जगह पर होगा, ये क्या है, प्रोपीन ही लिखेंगे हम इसको, ठीक है, अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम ब्यूटाइलिन की बात करें तो ये क्या है, आइसोब्यूटेन से बनता है, आप जानते ही हैं, CH3 और CH3, इसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। और इसी में हमने यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड लगाया, तो इसका नेम बन जाता है आइसोब्यूटाइलिन। अब यहाँ पर भी अल्फा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगाओ वो आइसोब्यूटाइलिन ही रहेगा। आप इस साइड लगा दीजिए CH3 और CH3, कोई फर्क नहीं पड़ता, आइसोब्यूटाइलिन ये अभी भी रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा। अब इस साइड से जाएं, इस साइड से जाएं, अल्फा बीटा और ये गामा ही रहेगा, और टोटल कार्बन है 6, इसको बोलते हैं गामा हेक्साइलिन, ठीक है। आगे ऐसे डेल्टा भी लिखा जा सकता है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। इस साइड से जाएं या इस साइड से जाएं, ये नेम क्या दोनों तरफ से सेम रहेगा, तो ये डेल्टा ऑक्टाइलिन, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 की वजह से इसको ऑक्टाइलिन कहा जाता है। तो एल्कीन में कुछ नेमिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी कभी जब हम आगे पढ़ते हैं तो इस तरीके से लिख देता है, अल्फा ब्यूटाइलिन है, बीटा ब्यूटाइलिन है, इसका क्या मतलब होता है, वो चीजें हमने यहाँ पर क्या बच्चों सीख लिया है। अब अगर हम देखते हैं कॉमन नेम्स ऑफ डाइहैलाइड, तो डाइहैलाइड और इसके बाद जो डायोल्स हैं उनके कॉमन नेम भी थोड़े से हमारे लिए जरूरत पड़ती है उनकी। तो अगर हम डाइहैलाइड की बात करें तो जैसे जो दो हेलोजेंस हैं, जो हैलाइड्स हैं, वो सेम कार्बन पर हो सकते हैं इस तरीके से, या इनका ये एडजेसेंट कार्बन पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर सेम कार्बन पर हैं तो कॉमनली हम इसको जेमिनल बोलते हैं, जेमिनल, जिसको जेम के नाम से जानते हैं हम। और अगर ये एडजेसेंट कार्बन पर है ठीक है, विसिनल होते हैं, जिनको हम विक से लिख देते हैं, ठीक है। तो दो तरीके का पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। when two same halogen atoms are attached to the same carbon, such compounds are called gem dihalides। gem मतलब क्या होगा, सेम कार्बन से हेलोजन अटैच होना चाहिए। फिर है कॉमन नेम जो ऐसे कंपाउंड्स का है, इसको हम बोलते हैं एल्किलिडीन, एल्किलिडीन हैलाइड्स। तो कॉमन नेम में हमने देखा था एल्किलिडीन हम प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब एक ही कार्बन से हम दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं, दो फ्री वैलेंसी हो, तब एल्किलिडीन कहलाता है। इस तरीके से हमने देखा था यहाँ पर।
तो CH3CH और ये CH, यहाँ पर क्या है 2 फ्री वैलेंसी है, तो इसको हमने क्या कहा था, मिथिलिडीन। 2 कार्बन है, एथिलीडीन। एथिलीडीन के नाम से हमने इसको यहाँ पर लिखा था। इसी तरीके से ये है एथिलीडीन क्लोराइड, ये क्या है, ग्रुप एथिलीडीन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो Cl लगा है ये क्या है, क्लोराइड। तो एक ही कार्बन से 2 फ्री वैलेंसी है, तो एथिलीडीन कॉमन नेम चलता है, ठीक है। और ये अगर इस तरीके से ये लिखा है आइसोब्यूटाइलिडीन आयोडाइड, तो चूंकि 1 2 3 4 कार्बन है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप से बनता है, इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइलिडीन आयोडाइड। फिर अगर ये एडजेसेंट कार्बन से अटैच होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर है, इसको हमने लिखा है प्रोपाइलीन आयोडाइड, तो कॉमन नेम में यहाँ पर इसका नेम चलता है एल्काइलिन हैलाइड। एल्काइलिन में देखा था, जैसे हमने लिखा है भाई CH2 CH3 CH और CH2, इस तरीके से ये फ्री वैलेंसी है। यहाँ पर हमने देखा था कॉमन नेम में हम इसको पढ़ते हैं एल्काइलिन, ये जो ग्रुप है कॉमनली हम एल्काइलिन कहते हैं। और कार्बन 1 2 3 है, तो 3 कार्बन है तो इसको प्रोपाइलिन कहा जाता है। और एडजेसेंट पर अगर 2 फ्री वैलेंसी आ गई है, मतलब आयोडीन हमने यहाँ पर लगा दिया उस फ्री वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए, इसका नेम बन जाएगा प्रोपाइलिन आयोडाइड। इसी तरीके से हम इसको भी बोल सकते हैं आइसोब्यूटाइलिन आयोडाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है CH3 कार्बन और CH2, इस तरीके से CH3 हमने यहाँ पर एक ही एडजेसेंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन को हटाया हुआ है, ऐसे ग्रुप को हम ब्यूटाइलिन कहते हैं। और ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, चूंकि तो आइसोब्यूटाइलिन, और यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया हुआ है, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइलिन क्लोराइड। यहाँ पर हम एक कुछ और नेमिंग देखते हैं। जैसे अब हमने टर्मिनल वाले से, जैसे ये प्रीफिक्स हमने देखा था, अगर हम CH2 और CH2, तो इस तरीके से अगर हम टर्मिनल वाले जो कार्बन है यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो इसको हमने पढ़ा था पॉलीमिथाइलिन। तो हाइड्रोकार्बन जब रेडिकल पढ़ रहे थे तो हमने इसको बोला था पॉलीमिथाइलिन। अब चूंकि यहाँ पर 3 बार CH2 को रिपीट किया गया है, तो पॉली की जगह यहाँ पर लिखते हैं ट्राइमिथाइलिन। अब ये फ्री वैलेंसी यहाँ पर हेलोजन या हम अल्कोहल वगैरह के ऐसे फंक्शन ग्रुप लगा सकते हैं, इसलिए लिखा है कि पॉली वर्ड इंडिकेट्स नंबर ऑफ CH2, कितने CH2 है, तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए हम टेट्रा, और 5 के लिए क्या है पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिखा है ट्राइमिथाइलिन आयोडाइड। तो ट्राइमिथाइलिन मतलब क्या, 3 बार CH2 आया, तो पॉलीमिथाइलिन, और जो ग्रुप लगा होगा हम उसको लिखेंगे आयोडाइड। अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 मिथाइलिन जो CH2 ग्रुप है 5 टाइम्स आया है, इसको लिखते हैं पेंटामिथाइलिन, और क्या है ब्रोमाइड। ये टर्मिनल्स पर प्रेजेंट है, इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है नेम में, जिसको हम CH2 और X लिखते हैं, इसको हम इथाइलिन हैलाइड कहते हैं। इथाइलिन हैलाइड के नाम से नहीं जाना जाता है कॉमन नेम में, इसको हम इथाइलिन हैलाइड कहते हैं। तो सिमिलर कॉमन नेमिंग जैसे हमने हैलाइड्स में पढ़ी है, यही बिल्कुल हम हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स जो अल्कोहल है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन में एडजेसेंट जो कार्बन है इनमें OH ग्रुप आया है, तो इसको हम बोलते हैं ब्यूटाइलिन। और ये जो OH है इसको ग्लाइकोल कहा जाता है। तो when 2 OH groups are attached to adjacent carbon atom, then they are termed as alkyl glycol। तो अगर 2 OH ग्रुप में हाइड्रोक्सी कंपाउंड में नेमिंग इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल के नाम से जानते हैं। तो एल्काइलिन ग्लाइकोल मतलब कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कार्बन के नंबर कितने हैं, 4 हैं, तो ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल के नाम से इसको हम जानते हैं।
इसी तरीके से व्हेन टू OH ग्रुप्स आर अटैच्ड एट द टू एंड्स, मतलब टर्मिनल्स पर हो, तब उसको कॉमनली हम पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कार्बन है, अगर ये टर्मिनल पर है तो 4 मतलब क्या हो गया, टेट्रा, और CH2 है तो मिथाइलिन, और OH लगे हैं कहाँ पर, टर्मिनल्स पर है, तो इसको ग्लाइकॉल कहा जाता है। तो OH जो दो OH ग्रुप है टर्मिनल पर हो सकते हैं, एडजेसेंट कार्बन पर हो सकते हैं। अगर टर्मिनल पर है तो कॉमन नेम में क्या चलता है, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल। जैसे यहाँ पर देखें 6 कार्बन है तो हेक्सा और इथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं इसको हम। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकॉल इसका नेम होता है। इसमें एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, जैसे CH2OH है, टर्मिनल पर है, लेकिन हम इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। ये बच्चों था कॉमन नेम्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड नेम्स। तो डिराइव्ड नेम्स में क्या करना है, इसका इंपॉर्टेंस है कुछ जगह पर। तो डिराइव्ड नेम में क्या है कि जैसे देखा है कि एक होमोलोगस सीरीज हमने लिया, जैसे एल्केन का है, एल्कीन का है या एल्काइन का है, इसमें स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड है वो हमें बस ध्यान रखना है कि उस सीरीज को जो रिप्रेजेंट करता हो। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल में एक पर्टिकुलर कंपाउंड होगा जो इस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। जब हम डिराइव करेंगे तो उसी के नेम को हम क्या है बार बार यूज कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे एल्केन है, एल्केन में का रिप्रेजेंटेटिव जो हम मान के चलते हैं वो मीथेन को मान के चलते हैं कि मीथेन से ही हम बाकी कंपाउंड्स को क्या है डिराइव कर सकते हैं। अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में जो इथाइलिन है, जो पहला मेंबर इथाइलिन है, वो उसके सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। एल्काइन की बात करें तो जो एसिटिलीन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, वो सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। अल्कोहल में की सीरीज को जो रिप्रेजेंट करता है उसको कार्बिनॉल कहते हैं। और कार्बिनॉल में कुछ हम इस तरीके से स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें एक कार्बन OH ग्रुप से कनेक्टेड होगा। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो वही CHO ग्रुप होगा और एक कार्बन लगा दिया है जो उस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कीटोन की बात करें तो सिंपलेस्ट कीटोन वही C डबल बॉन्ड हो, लेफ्ट और राइट में 1 कार्बन होता है जो उसकी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो 1 कार्बन और COOH ग्रुप उसको सीरीज को क्या है रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो किस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं, जैसे देख रहे हैं डिराइव्ड सिस्टम में ये CH4 है, तो CH4 को बात करें तो इसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर हम CH3 और CH3 लिखें और इसका हम डिराइव्ड नेमिंग से बात करें तो डिराइव्ड नेम में क्या है कि जो मीथेन इस एल्केन की सीरीज को रिप्रेजेंट करता है तो मीथेन का नाम तो चलेगा ही। अगर आपको पता करना कि डिराइव्ड नेम है या नहीं है तो आप जो एल्केन सीरीज को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, मीथेन है, तो उसके नेम में मीथेन का नाम तो रहेगा। इसमें क्या है, ये मीथेन तो रहेगा, मीथेन। अब चूंकि CH3 ग्रुप लगा दिया है इसको हम बोलते हैं मिथाइल, ये नेम पर जाएगा मिथाइल मीथेन। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो CH3 CH CH3 और CH3, अगर अभी हम इसको, चूंकि ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन में रिप्रेजेंट करने वाला जो एटम है वो कार्बन, जो कि एक कार्बन मीथेन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इससे जुड़े हुए 3 CH3 ग्रुप आ गए तो ये नेम बन जाएगा ट्राई मिथाइल मीथेन। ठीक है, इस तरीके से मीथेन लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये डिराइव्ड नेम में आता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो कार्बन तो एक है, हाईलाइट किया हुआ है, और आप देख रहे हैं इस कार्बन से कनेक्टेड, तो देखना क्या है कि मीथेन में कार्बन 4 है इस तरीके से। और उसी में देख लीजिए एक कार्बन के साथ कितने H को हटा करके सब्स्टिट्यूशन किया गया है। यहाँ पर देखिए जो अल्काइल ग्रुप नजर आ रहे हैं हमें, तो हम इसको बोलेंगे इथाइल ग्रुप है, और ये दो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इथाइल डाइमिथाइल मीथेन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर एल्केन में जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ जगह जैसे एल्डिहाइड वगैरह के ग्रुप में हमें जरूरत पड़ती है, तो उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो एल्डिहाइड वाले ग्रुप को अगर देखें तो ये एल्डिहाइड में क्या है, हमने CHO ग्रुप लगाया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ऐसे देखें, अब ये जो ग्रुप है यहाँ पर हम H और H और H और CHO, ये इसको रिप्रेजेंट करता है।
तो इसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। अब मान लो हमने क्या किया है, इस एक H को हटा करके हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया, ठीक है। देख रहे हैं कि एसिटल्डिहाइड में CH3 आ गया, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल एसिटल्डिहाइड। तो डिराइव नेम्स में जो रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड है उसका नेम चलता है। यहाँ पर हमने इसको लिखा है तो ये पढ़ा जाएगा मिथाइल एसिटल्डिहाइड। अगर हमने इसी में यहाँ पर H को हटा के क्लोरीन लगा दिया और बाकी हाइड्रोजन ही है H और CHO, तो क्लोरीन आने से इसको पढ़ते हैं क्लोरो एसिटल्डिहाइड। इस तरीके से इसका नेम चलता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने इस तरीके से लिखा है CH3 और CH3 और CHO, यहाँ पर देख रहे हैं चूंकि रिप्रेजेंटेटिव जो कंपाउंड था उसमें H को हटा के हमने क्या CH3 ग्रुप लगा दिए हैं। अब 3 CH3 ग्रुप आ गए हैं। इसका नेम है ट्राइमिथाइल और बना किससे है, एसिटल्डिहाइड से। इसको हम पढ़ेंगे ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड और एसिड में थोड़ा सा नेम ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है NO2 और CH2 CHO, हम इसको पढ़ेंगे नाइट्रो एसिटल्डिहाइड। मानिए किसी ने यहाँ पर क्लोरीन और CHO लिखा है। अब चूंकि यहाँ पर सभी हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्लोरीन लगा दिया है, ये हो गया ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम इनके कॉमन नेम्स में ये डिराइव्ड जो नेम्स है वो देखते हैं। कुछ एग्जांपल और हैं जिनको समझ लेते हैं हम। अब जैसे यहाँ पर बात करें तो इसको कार्बिनॉल लिखा गया है, तो कार्बिनॉल क्या है, इस तरीके से H और OH ग्रुप आता है तो हम इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। अब इसके H को हटा देंगे, कोई ग्रुप लगा सकते हैं, लेकिन नेम क्या है, डिराइव्ड नेम में ये कार्बिनॉल तो हमेशा क्या है, चलता रहेगा, साथ चलेगा। यहाँ पर देख लीजिए COH, तो COH बॉन्ड दिखे, यहाँ पर ये H को हटा सकते हैं। H को आप सभी हटा सकते हो या एक हटा दीजिए, दो हटा दीजिए, जितने जरूरत हो। अगर आप यहाँ देखें इसमें से एक H कनेक्टेड है और एक जगह CH3 एक जगह C2H5 है, तो इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल इसका क्या है, नेम होगा, ठीक है। अब जैसे लिखा है हमने CH3 CH2OH, अब इसका नेम क्या है, यहाँ देख रहे हैं इस कार्बन से COH है और एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसको बोलेंगे हम मिथाइल कार्बिनॉल। यही बात अगर हम इसमें अगर एसिड में देखें तो एसिड में हम देख रहे होते हैं कि कॉमन जो सिस्टम है H और C डबल बॉन्ड OH का, तो इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। अब जो भी डिराइव करना है हम इसी से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, एक क्लोरीन और CH2 C डबल बॉन्ड OH लगाया, ये पार्ट देखने से क्लोरीन आया है तो एसिटिक एसिड है, इसमें क्लोरीन लगा दिया हुआ है, इसका नेम बन जाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड। इस तरीके से अगर यहाँ देखें, यहाँ भी वही बात है, ये स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर 3 CH3 के ग्रुप लगा दिए हैं। इसका नेम है ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड का ग्रुप है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड। अगर इसी की जगह पर हम ऐसे लिख दें तो CH3 और CH3 और COOH। अब हम इसको बच्चों क्या पढ़ते हैं, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये इसी का सोर्स है, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। इस तरीके से हम एसिड में, एल्डिहाइड में जो कॉमन नेमिंग्स, जो डिराइव्ड नेम्स है वो थोड़े से काम के हैं।
अगर एल्कीन में भी बात करें तो एल्कीन में जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है वो डबल बॉन्ड कार्बन का ये है, जिसको इथीन कहते हैं। इथीन, ठीक है, इथीन या इथाइलिन, इथाइलिन के नाम से जानते हैं। अब इन H को हटा सकते हैं। अब H को हटाने से क्या, हमने अगर दोनों H एक ही कार्बन के हाइड्रोजन को हटा दिए तो ये क्या है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो गया। मतलब दोनों एक ही तरफ से हैं। अगर बीच से देखें तो ये लेफ्ट और राइट वाला पार्ट क्या एक जैसा नहीं है, जिसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। और दो CH3 लगाए हैं तो अनसिमेट्रिकल डाई जो मिथाइल है इथाइलिन के नाम से जाना जाएगा। अगर यही हम क्या करते कि एक H यहाँ से हटाते और एक H यहाँ से हटाते तो ये सिमेट्रिक बन जाता, जैसे इस तरीके से देख रहे हैं। ये क्या है, सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथीन के नाम से जानते हैं। अब ने क्या किया, यहाँ पर सभी H को हटा दिया। तो सभी H को हटाने का मतलब क्या, हमने चारों हाइड्रोजन को हटा दिया तो टेट्रा यूज करेंगे। तो टेट्रा और हटाए किससे, मिथाइल से, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन के नाम से जानेंगे। अगर हमने 3 हटाए तो ट्राई मिथाइल इथाइलिन के नाम से हम इसको क्या है जानते हैं। इसी तरीके से अगर हम एल्काइन में बात करें तो एल्काइन में डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो एल्काइन में जो पहला मेंबर है वो है एसिटिलीन, HC≡CH, जो एल्काइन के कॉमन नेम को क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। अब हमने क्या किया है, CH3C≡CH, हमने एक H को हटाया है, इसको हम बोलेंगे इथाइल एसिटिलीन, ठीक है। अगर हमने दोनों को हटा देते तब इसको हम पढ़ते डाइमिथाइल एसिटिलीन। इस तरीके से हम इनके नेम को लिख सकते हैं।